इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, और ये एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी का, यानी सिग्मा का। ठीक है, फार्मूला अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। और सिग्मा, या आप कहें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास क्या था, Ne² τ/n। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैस बाय Ne² τ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल जो है रेजिस्टिविटी वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड कर रही है हमारे पास मैस पे, नंबर डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है, और रिलैक्सेशन टाइम पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट होगा। एन जो है नंबर डेंसिटी, वो भी आप देखेंगे कि किस सिस्टम में कितनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कांस्टेंट होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है ना मेन फैक्टर होगा यहाँ पे, कि वो क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में। ठीक है, या फिर हम इसे कोलिजन टाइम कहेंगे। और इससे मुझे यहाँ पे फॉर्मूला देके ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमेशा क्या होती है, इनवर्स रिलेशन में होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास कम होगी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स यानी किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, electrical resistivity of most metal is dominated at room temperature 300 Kelvin by collision of the conduction electrons with the latest phonons। ठीक, इसमें आपके पास क्या है, इसमें अगेन आप रिकॉल करें जब मैंने आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 27 डिग्री होता है। ठीक है, अगर उसको केल्विन में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में हम देख रहे हैं, अगर नॉर्मल टेम्परेचर के बजाय अगर आप 0 केल्विन की बात करेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर से भी लेस पे, तो आपके पास जो है एटम क्या होंगे, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होंगे, यानी उनकी जो वाइब्रेशन होगी वो कम होगी। वाइब्रेशन किस तरह होती है ये भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जितने भी लेटेस्ट एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल में, ठीक है, वो अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, मोशन उनकी होती रहती है। वो जो है अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, उनकी जो है वाइब्रेशन कंटिन्यूली होती रहेगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो एक जगह पे स्टे किए हों। वो इनसाइड क्या करते हैं, लेटेस्ट एटम्स अपनी अपनी जगह पे हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 केल्विन लेंगे तो उनकी जो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, यानी कि मेन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे जा रहे हैं या कितना लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इन लेटेस्ट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वो अपनी जगह से ऊपर नीचे ज़्यादा होंगे, या लेफ्ट राइट क्या होंगे, उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेटल्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली बीच में मूव कर रहे होते हैं। ठीक, तो जैसे आप वैसे अगर 0 केल्विन पे आपने देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, पूरे मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली थोड़ा ट्रांसफर कर जाते थे, उनको उसकी लेटेस्ट वाइब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उनका जो लेटेस्ट एटम्स होंगे उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो यहाँ मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, उसे कोलिजन फेस करना पड़ेगी। ठीक है, उससे क्या होगी, कोलिजन, यानी लेटेस्ट एटम्स के साथ वो टकराएगा, टकरा के स्कैटर होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट एटम की वाइब्रेशन को हम कहते हैं फोनोनिक। ठीक है, फोनोनिक वाइब्रेशन। तो इनके साथ जब इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हो जाती है तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो सीधा सीधा इजीली जा रहा था, इजीली कंडक्शन हो रही थी, उसमें एक रुकावट आ जाएगी। ठीक है, रुकावट आना, या आपके पास जो आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हुई, रेजिस्टेंस हुई। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हुई, उसे फेस करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एक्चुअली आई किस वजह से, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास कोलिजन होगी, क्योंकि लेटेस्ट वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही थी, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी, और कोलिजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव फेस करनी पड़ी। ठीक, अगेन हम देख लेते हैं और किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है।
ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर, अब ये मुझे पता चल गया कि 0 केल्विन पे ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर ले लेते हैं या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर ले लेते हैं, तो उस पे आप देखते हैं कि आपको ये जो है कोलिजन फेस करना पड़ेगी, ठीक है। देखें अगेन, अब इसको देखें, पता चलेगा आपको कि हम क्या देखा हमने। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट मेटल इज डोमिनेटेड एट रूम टेम्परेचर बाय द कोलिजन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद लेटेस्ट फोनॉन्स। ठीक, अच्छा, एट लिक्विड हीलियम टेम्परेचर 4 केल्विन, जो बहुत कम टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू 300 केल्विन, by collision with impurity atoms and other imperfections in the lattice। ठीक, अब मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास, अगर हम देख रहे थे यहाँ पे कि ये हमने जो स्टडी किया था, ये हमने तब किया था जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अब हम वो कह रहे हैं कि आप टेम्परेचर इंक्रीज ना जब नहीं करेंगे या टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो ऑफ कोर्स उनकी लेटेस्ट वाइब्रेशन जो होंगी, ये वो भी क्या होंगी, अपने एक मिनिमम एम्पलीट्यूड पे होंगी, तो उसकी वजह से कोलिजन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोई और रीज़न ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से कोलिजन हो। वो क्या हो सकता है आपके पास, जैसे आप अभी देखें कि ये लेटेस्ट एटम पड़े हों, ये हम कहते हैं कि कोई एक खास मटेरियल है, लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई सोडियम है या कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इसके बीच अगर कोई इम्प्योरिटी एटम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसके वैसे एटम इस तरह के हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ, कोई इम्प्योरिटी एटम आ गया। इम्प्योरिटी एटम की वजह से क्या होगा, अब मैं कह रही थी कि मेरे पास ये सिस्टम एक्चुअली है क्या, मेटल है कोई, ठीक है। मेटल है तो इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से जब मूव करके इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो उसे क्या फेस करना पड़ेगा, इम्प्योरिटी एटम। ये उसे फेस करना पड़ा इम्प्योरिटी एटम। इस इम्प्योरिटी एटम की वजह से उसको क्या फील होगी, रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। यानी अब यहाँ हमारे पास टेम्परेचर भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या हुआ कि इम्प्योरिटी बीच में आ गई। मटेरियल में क्या था, इम्प्योरिटी थी, उसको फेस करनी पड़ी, वो अगेन जाके उसके साथ कोलिजन करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की टर्म आ जाएगी। फिर हम एक और बात करें, इम्परफेक्शंस, ठीक। इम्परफेक्शंस बहुत सारी होती हैं कि आपके पास कोई एक बीच में से अगर एटम्स पड़े हुए हैं, हमारे पास लेटेस्ट एटम्स, एक आधा कोई जो हो वो क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए। अगर कोई बीच में से स्लाइड कर जाएगा, वो इम्परफेक्शन होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉइंट इम्परफेक्शन है, ठीक है। वो सारी हम अगेन आगे मजीद डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यही देखते हैं कि हमारे पास इम्प्योरिटी की वजह से, टेम्परेचर के अलावा हमारे पास इम्प्योरिटी की वजह से भी जो है रेजिस्टिविटी फेस करनी पड़ सकती है। देखें, अब ये हमारे पास क्या था, इम्प्योरिटी एटम। टेम्परेचर तो बहुत कम था, टेम्परेचर की वजह से तो कोलिजन का कोई चांस नहीं था यहाँ पे, लेकिन इम्प्योरिटी एटम होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फेस करना पड़ी है, ठीक है। रेट ऑफ जो कोलिजन होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा या कोलिजन टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना लग रहा है, कितनी बार उसको ये फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, the probability of electrons being scattered by phonons and by impurities are additive। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल की देखूंगी, तो मुझे दोनों फैक्टर का देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर के लिहाज से उसकी जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है और इम्प्योरिटीज की वजह से क्या है, ठीक है। एडिटिव यानी ओवरऑल जो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसमें ये दोनों टर्म्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी। सिंस दीज टू मैकेनिज्म्स आर assumed to act independently, therefore we may write this। ठीक, देखें अब हमने क्या किया, दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, हमने दोनों की टर्म को ऐड करना है। अभी हमने क्या किया, कोलिजन टाइम लिखा, वो हमारे पास क्या है, 1/τ। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसे 1/τ क्यों लिखा है। 1/τ इसलिए लिखा है कि हमने स्टार्ट पे फॉर्मूला में देख लिया था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो कोलिजन टाइम के साथ रिलेशन है वो क्या है, 1/τ इनवर्स में। ठीक, तो मैं अभी 1/τ की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1/τ L प्लस 1/τI। इसका क्या मतलब हुआ, टॉ एल का, टॉ एल का मतलब है कि कोलिजन टाइम फॉर स्कैटरिंग बाय फोनॉन्स। फोनॉन्स की वजह से जो स्कैटरिंग हो रही है वो वाला कोलिजन टाइम, ठीक है। इसी तरह मैं कहती हूँ टॉ आई। टॉ आई का क्या मतलब होगा, कोलिजन टाइम बाय इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस की वजह से हमारे पास, यानी इम्प्योरिटी की वजह से क्या है, वो है हमारे पास टॉ आई। दोनों टर्म होगी, ठीक। और दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ठीक।
टेम्परेचर अगर आपके पास आ जाता है और उसमें लेटेस्ट वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाती हैं, तो चाहे इम्प्योरिटीज़ हैं या नहीं हैं, आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फेस करनी पड़ेगी। सेम अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फेस करनी पड़ेगी, चाहे उस टाइम सिस्टम का टेम्परेचर बहुत कम ही क्यों ना हो। ठीक, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अच्छा, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे हमने 1/τ की बात की, इसी तरह हमारे पास जो नेट रेजिस्टिविटी होगी, वो भी क्या होगी, हमारे पास दोनों को ऐड करने से आएगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ लेटेस्ट एटम और रेजिस्टिविटी ऑफ ये क्या है हमारे पास, इम्प्योरिटी। ठीक है, या इस तरह आप कह सकते हैं कि जो आपके पास रो एल है वो क्या है, रेजिस्टिविटी कॉज्ड बाय द थर्मल फोनॉन्स की वजह से जो हो रही है। ठीक, थर्मल की टर्म आई हुई है, इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन है। टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। रो आई क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टिविटी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव बाय स्टैटिक डिफेक्ट्स दैट डिस्टर्ब्स द प्योरिसिटी ऑफ द लेटेस्ट एटम। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज की वजह से है। अब अगर मैं इनको खोल के लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1/τ लिखेंगे, बाकी सेम वो मैस बाय एन ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे m बाय एन ई 1/τ L प्लस m बाय एन ई स्क्वायर 1/τI इम्प्योरिटी। ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो है ना, ये एक रूल भी है जिसे हम कहते हैं मैथिसन रूल। ठीक, और मैथिसन रूल क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो दोनों का सम होगी, एडिटिव होगी, यानी कि दोनों का सम होगी, हम लेंगे सिस्टम में। सही है, ये आपके पास मैथिसन रूल अगर आ जाता है तो आप इसमें ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, और इसको यूं करके आगे तक, और ये सारी चीज़ें साथ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिडुअल रेजिस्टिविटी हम किसको कहेंगे। रेजिडुअल रेजिस्टिविटी आपके पास वो रेजिस्टिविटी होती है जो इम्प्योरिटीज की वजह से हो। ठीक है, इम्प्योरिटीज की वजह से हो। हम्म, अच्छा, और एट वेरी लो टेम्परेचर scattering by phonon is negligible because of negligibly small amplitude of vibration. Therefore, T approaches zero. Tau L tends to infinity so that rho L approaches to zero and hence rho is equals to rho I. ठीक, इसका मतलब है कि जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम होगा तो क्या होगा, हमारे पास एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन क्या होगा, कम होगा। ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन उस टाइम उनका एम्पलीट्यूड बहुत लेस होगा, और इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, जीरो, यानी बहुत कम है। ठीक है, और हम कहते हैं कि टॉ एल जो होगा, यानी उनका कोलिजन टाइम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि वो बहुत, क्योंकि टकराने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे टेम्परेचर के लेस होने की वजह से। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है बहुत स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहे होंगे, तो टॉ एल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत देर बाद जाके उसका क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से रो एल अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वहाँ पे आप समझेंगे सारे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रो आई, क्योंकि यहाँ पे रो एल की टर्म जीरो हो चुकी है। ठीक, अच्छा, और इसमें हम देखेंगे कि मेरीमेंट ऑन सोडियम शोज दैट रो आई और एज ए फंक्शन ऑफ जीरो लिखने का यहाँ पे मतलब ये है कि लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर का कोई दखल नहीं है यहाँ पे, जब हम इम्प्योरिटी की वजह से रेजिस्टिविटी को देख रहे हैं। मे वेरी फ्रॉम स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन, स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन वेरी करती है। सोडियम की हमने देखी मेजरमेंट, तो उसमें हमने देखा कि जो उसकी डिपेंड करता है कि हमारे पास अभी स्पेसिमेन क्या है, उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज हैं। बेशक मैं सोडियम का ही ले रही हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखेंगे उसको, इक्वेशन को हम यूँ लिख सकेंगे, क्योंकि अभी हम टोटली हम इस पे डिपेंड करें कि हमारे पास इसमें क्या है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा, टोटली किस पे डिपेंड कर रहा होगा, डिपेंड करोगा कि किसी सिस्टम में कितनी इम्प्योरिटीज हैं। रेजिस्टिविटी रेशियो क्या होगा, हम रेजिस्टिविटी रेशियो हम ये लेंगे कि resistivity ratio of specimen is usually is defined as the ratio of its resistivity at room temperature to its residual resistivity। ठीक है, हम इम्प्योरिटी वाली रेजिस्टिविटी और जो हमारे पास सिंपल रूम टेम्परेचर पे यानी टेम्परेचर की वजह से थी, इनका दोनों का रेशियो लेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टिविटी रेशियो होगी। ठीक,
इसे हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में ओवरऑल कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, और रूम टेम्परेचर पे हम चेक करना चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ अगर किसी भी सिस्टम में कितनी होंगी, ठीक है। अगर हम स्पेसिमन कोई भी ले रहे हैं, सिंस एट 4.2 केल्विन रो इज इक्वल टू रो आई, इतने इतने इस टेम्परेचर पे हमारे पास, तो हमने देखा था कि हमारे पास रो एल का फैक्टर था ही नहीं, ठीक है। द रेजिस्टिविटी रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस। और इसके बाद आपको क्या बताना है, हाँ, फॉर प्योर एंड स्ट्रिक्टली परफेक्ट मेटल द रेजिस्टिविटी रेशियो में बी एज हाई एज 10 raised to power 6. On the other hand, for commercial purity material, this ratio is of the order of 10 raised to power 2, while for some alloy it is as lower as 1. इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ चीज़ें प्योर होती हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो प्योर है, उसको हमने क्या किया, एज इट इज़, यानी जैसे खाम हालत में आप ले लें, ठीक है, तो उसमें इम्प्योरिटी जो है रेशियो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हमने अपने कमर्शियल का मतलब है अपने जो है लैब्स के लिए यूज़ के लिए, या हमने जो है अब कुछ कामों के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो प्योर था उसमें हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे, और फिर इसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगी, हम उसे सिंथेसाइज करेंगे, ऐसे करेंगे, उसमें देखा गया कि उसमें रेशो जो होती है वो कम हो जाती है। और कुछ एलॉय, यानी कि हमने डिफरेंट केमिकल मिला के, एलिमेंट्स मिला के बनाया होता है एलॉय, तो उसमें क्या होगी, मजीद इनकी जो है रेशियो है, रेजिस्टिविटी रेशियो, वो कम हो जाएगी। The temperature-dependent part of the electrical resistivity is proportional to the rate at which one electron collide with the thermal phonons and thermal electrons. The collision rate with phonon is proportional to the concentration of thermal phonons. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट है, जो हमने रो एल की बात की है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि इसकी कोलिजन कितनी हो रही है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं थर्मल फोनॉन्स के साथ, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास अभी सिस्टम में कितने थर्मल फोनॉन्स हैं, यानी कितने ज़्यादा लेटेस्ट उसको एटम्स हैं, उसको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इस सारे, क्योंकि जितनी बार ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जल्दी कोलिजन टाइम आएगा, इंक्रीज कोलिजन टाइम होगा, और कोलिजन टाइम की बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी वेरी करेगी, ठीक है। और वन सिंपल लिमिट, हाँ, इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक्चुअली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट होता है।